हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं आपका भारत और समकालीन विश्व। उसी में हमारा जो है आपका चल रहा है पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका थर्ड जो है आपका सब चैप्टर हम लोग आपका देख रहे थे, उदारवादी की क्रांतियों के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। फिर भी मैं एक बार आपको दिखा दूं कि कौन सा हमारी मेन हेडिंग थी जो आपकी प्रारंभ हो रखी थी, जिस पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। तो हम क्रांतिकारी का युग देख रहे थे। बेसिकली 1830 से लेके 1848 के बीच का जो युग है, इस युग को हम लोग आपका देखे और इसकी हमने आपका बात भी करी कि क्या युग था। ठीक है, अब थोड़ा सा जो इसकी आपका तीसरी यूनिट है, इसको हम देखते हैं और एक एक करके थोड़ा सा अच्छे से हम लोग इसमें बात करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अगर आपको कुछ भी कोई डाउट, किसी प्रकार कोई कमेंट, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को जो है आप मुझसे इसी में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और एक एक करके हम इन सब चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, 1848 उदारवादियों की क्रांति क्या हुई कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीब, बेरोजगारी और भुखमरी ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। यानी कि कौन कौन से वर्ग ऐसे थे जो आपका विद्रोह करने पर अब तो उतर गए थे? तो आपको पता होना चाहिए इस समय ऐसे वर्ग थे जिनका नाम था गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और किसान मजदूर क्या थे, ये आपका विद्रोह करने के लिए उतर गए थे। उनके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग में एक क्रांति हो रही थी और कह रहे हैं ये तो कर ही रहे थे। इनके समांतर जो आपका पढ़ा लिखा वर्ग था, जिसको हमने मध्यम वर्ग कहा था, वो भी क्रांति पर क्या था, उतारू था। फरवरी 1948 की घटना से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों को सार्वत्रिक मत के पर आधारित थी। और क्या हो गई कि 1948 में जो थे, जो भी आपके उन राजाओं को अपनी गद्दियों को छोड़ना पड़ा और छोड़ने पर आपका सर्वाधिक जो आपका मताधिकार था, उन पर वो चीजें आपका डिपेंडेबल हो गई। ठीक, यूरोप के अनेक भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मन, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यम वर्गी के स्त्री पुरुष ने संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। यानी कि जितने भी आपका देशों में उदारवादी मध्यम वर्ग के स्त्री पुरुष जो क्या कर रहे थे, अपने संघर्ष को कर रहे थे, जो अपने संघर्ष को खास करके जो आपका जी रहे थे, क्लियर है, उन्होंने क्या कर दिया और उस ब्रिटिश ने संविधानवाद की मांग करने लगे कि अब क्या हो। देखिए, एक याद होगा जब आपका फ्रांसीसी क्रांति हुई, सेकेंड बाप के चैप्टर में मैंने आपको बताया, तो जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति होकर हट गई, फिर उसके बाद आपका नेपोलियन आया और नेपोलियन को जब हरा दिया गया तो कैसे आपका रूढ़िवादी सत्ता यानी कि पुराना सिस्टम लागू हुआ। फिर उसके बाद मध्यम वर्गों में क्या हुआ, एक द्वारा आपका उदय होता है क्रांति का, जो मांग कर रहे हैं राष्ट्र राज्य की स्थापना की, समानता के अधिकार की। ये क्यों पनप रही है सारी चीजें? क्योंकि यूरोप में जब गरीबी, बेरोजगारी, भूखमारी और किसान मजदूर विद्रोह आपका पनपेगा, तो ये सारी चीजें पनपने के साथ ही क्या होगा, लोग आपका विद्रोह करेंगे और लोग इनको आपका देखेंगे कि ये किस तरह के क्या कंडीशन हो रही है। ठीक, तो हमको इनको है कि स्त्री पुरुष ने संविधानवाद की मांग और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग को क्या है, जोड़ दिया कि हमको क्या चाहिए, राष्ट्रीय एकीकरण चाहिए। ठीक, राष्ट्रीय एकीकरण यानी कि संपूर्ण राष्ट्र को एक करने की वो लोग क्या कर रहे थे, आपका बात कर रहे थे। इस पर हमें थोड़ा सा आपका ध्यान दिया गया। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए इसको जोड़कर इतना आपने देखा और इतना आपने इसमें बात किया। फिलहाल इसको देख लीजिए, कुछ भी डाउट हो आप पूछ लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। उन्होंने बढ़ते जन संतोष का फायदा उठाया। कह रहे जो जन असंतोष था लोगों में, जो जन मतलब लोग होते हैं, और जो लोग
उनकी बातों से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने क्या किया, उसका फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। किसकी बात को? राष्ट्र निर्माण की जो मांग है उनको आगे बढ़ा दिया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांत पर आधारित थी। और इनके नजर में क्या था कि आप किस राष्ट्र राज्य को बनाने की आपका बात कर रहे हैं, तो बात थी कि एक राष्ट्र राज्य बने, उसका अपना संविधान हो और साथ में जो आपकी प्रेस है उसकी स्वतंत्रता हो, लोग अपना संगठन बना सके, उनको अपने संगठन बनाने की आजादी हो और कैसा हो, संसदीय जो सिद्धांत है उस पर आधारित हो। आप देखते हैं हमारे यहाँ आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत में, तो उस समय आप देखिए कब का टाइम है, 1848 में भी आपके यूरोप के बहुत सारे ऐसे राष्ट्र राज्य थे जिनमें क्या हो रही थी, संविधान और संसदीय आपके सिद्धांत की मांग हो रही थी। तो उनमें आपका पोलैंड था, क्लियर है, ऑस्ट्रिया था, हंगेरियन था, बहुत सारे ऐसे वहां के स्टेट थे जो क्या कर रहे थे, आपका संविधान की और राष्ट्र राज्य की मांग कर रहे थे। क्लियर है, आजादी की जो था आपका मांग कर रहे थे। कहां पर हो रहा था ये सारी चीजें? तो यूरोप में। तो ये दौर है आपका बच्चों 1848 में जो उदारवादी जो लोग थे, और हमने पढ़ा है उदारवादी राष्ट्रवादी इनको आपका बोला गया है, और ये आपका क्रांतिकारी का दौर था। क्लियर है? तो जिसमें क्या था आप देखिए, हर वर्ग क्या है इसमें अपना विद्रोह को जो है, अपनी असंतोष को आपका व्यक्त करेगा, और साथ ही में दूसरा हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कैसे आपका मेरे प्यारे बच्चों जो आपका पढ़ा लिखा वर्ग है वो भी निरंतर क्या है इसमें आपका प्रयासरत है, और मध्यम वर्ग भी क्या है आपका क्रांति में आपका लगा हुआ है। क्लियर है? ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। आगे देखते हैं। जर्मन इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन ने फ्रैंकफर्ट शहर में, अब देखिए, मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। अब जर्मनी की बात हो रही है, तो जर्मनी के सब लोग क्या हो गए, एक सर्व, यानी कि सब साहब एक साथ जुड़कर उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में क्या किया, अपना मतदान का मतलब उन्होंने अपनी वोटिंग की। क्लियर है? क्या किया, अपना मतदान किया। और कह रहे हैं कि 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रेडरिखफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। और क्या कर लिया, अपना संसद में क्या किया, अपना स्थान ग्रहण कर लिया। कितने मेंबर गए शुरू में आपके निर्वाचित? 831। क्लियर है? यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। और कह रहे हैं जो ये आपकी संसद लगाई गई थी, ये संसद सबसे पहले आपके कहाँ थी, वहां की सेंट पॉल आपकी चर्च थी, वो चर्च के सेंट्रल में ही सबसे पहले आपका पार्लियामेंट्री स्टेबल हुआ। और कहाँ, जर्मन का कितने लोग थे, 1831 लोग आपके निर्वाचित हुए 18 मई 1848 को। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया, और इन सारे लोगों ने मिलकर क्या काम किया कि हम एक जर्मन के लिए क्या बनाएंगे, आपका संविधान बनाएंगे। और संविधान बनने से पहले उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है, जिसको हम प्रारूप कहते हैं। हम लोग आपका ड्राफ्ट बनाते हैं। देखिए, जब हम लोग कोई एग्जाम देते हैं तो हमारे पास होता है कि इस चैप्टर में ज्यादातर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से ऑप्शनल आ सकता है, इसमें से आपका वन लाइनर आ सकता है। तो ऐसे ही संविधान बनाने के लिए कुछ हमको ड्राफ्ट तैयार करने पड़ते हैं। तो क्या करा इन लोगों ने, जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता का एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। और कह रहे हैं कि जो इसकी अध्यक्षता की बात थी वो किसको सौंपी गई, एक ऐसे राजा को सौंपी गई जो क्या था, संसद के अधीन ही रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रासा के राजा फ्रेडरिख को चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं के साथ दिया जो निर्वाचित सभा के आपके विरोधी थे। अब देखिए, अब क्या कर रहे थे कि
फेडरिक वेलहेम को, जो आपके फोर्थ थे, फेडरिक होमवेल जो आपके फोर्थ थे, इनको वो आपका अध्यक्ष बना रहे थे, लेकिन क्या कर दिया उन्होंने, उसको अस्वीकार कर दिया। क्यों स्वीकार कर दिया? क्योंकि वो उन राजाओं के साथ थे जो आपका निर्वाचित सभा का आपका विरोध कर रहे थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। अब देखिए, कुलीन मतलब जो आपका बड़ा वर्ग है, अभिजात वर्ग है, जो वहां की अमीर श्रेणी में जो आपके लोग आते हैं, उन लोगों ने विरोध किया, और साथ में सेना भी इसका विरोध कर रही थी। ठीक, अब इससे क्या हुआ, जब विरोध हुआ तो जो हम संसदीय जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की आपका बात कर रहे थे, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम आपका सोशल रूप से क्या हो गया, उसका बेस थोड़ा सा कमजोर हो गया। ठीक, संसद में मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक था। आप कह रहे हैं जो संसद थी उसमें जो आपके मिडिल क्लास लोग थे, जो आपके मध्यम वर्ग के लोग थे, उनका प्रभाव अधिक था। और आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों कि आप देखिए, जब भी कोई भी क्रांति हुई है, चाहे आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, आप विश्व परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, और यूरोप के हर देश को तो आप पढ़ेंगे, सबसे पहले नई सभ्यताओं को, नई चीजों को, नई क्रांति को करने में मध्यम वर्ग का विशेष योगदान रहता है। सबसे पहले, चाहे आपका कुरीतियां हो, चाहे सामाजिक बदलाव हो, हमेशा मध्यम वर्ग अग्रणी रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक, जिन्हें मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे उनका समर्थन खो बैठे। अब कह रहे हैं कि जो कारीगर थे, मजदूर थे, उनकी मांगों का विरोध करा, और वो विरोध क्या हो गया, आपका समर्थन जो था आपका उससे खो बैठे, और उनका समर्थन वो चला गया। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई, और जो आपके निर्वाचित 831 सदस्य थे वो क्या हो गए, जो सेंट पॉल आपके चर्च में गए थे, उनको वहां से खड़ा होना पड़ा, और खड़ा होना पड़ा तो मेरे प्यारे बच्चों, आखिर क्या हुआ कि असेंबली आपका भंग हो गई। यानी कि भंग का मतलब होता है समाप्त करना। अब देखिए, इतनी मेहनत मशक्कत से और इतने प्रयास से क्या हुआ, ये सारी चीजें आपका की गई थी, जिसके कारण ये सारी चीजें हमें देखने के लिए आपका मिलती है। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। आप कह रहे आंदोलन में एक बात हो रही थी स्पेशली कि क्या, जो अंदर है वो आपको महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान दिए जाएं, यानी कि असेंबली में आपके चुने जाने में आपका महिलाओं का भी योगदान होना चाहिए, महिलाओं की भी एंट्री यानी कि भागीदारी होनी चाहिए। अब यही मुद्दा क्या हो गया, विवादास्पद, यानी कि आपका डिस्प्यूट बन गया। हालांकि आंदोलनों में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया है, और कह रहे हैं जो भी आंदोलन हुआ है कई वर्षों तक, उस बड़ी संख्या में आपका जो महिला है उन्होंने भी उसमें बहुत बड़े रूप में क्या है, भाग लिया है। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों की शिरकत की, और इसके बावजूद उन्हें असेंबली में चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। यानी कि वो आंदोलनों में हर चीज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही थी, अपनी शिरकत कर रही थी, लेकिन जो सेंट्रल असेंबली हुई थी कहां पर, सेंट पॉल चर्च में जो था, वहां उनको बैठने का मौका नहीं मिला। जो आपकी फ्रैंकफर्ट जो आपकी संसद थी, उसमें जो सभा आयोजित हुई थी, उनमें उसको मौका नहीं दिया गया। तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से या दर्शक दीर्घा में खड़ा होना दिया गया, यानी कि आप केवल आप वहां आप उसमें भाग नहीं ले सकते, लेकिन आप उनको अच्छे से देख सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो। तो ये इमेज आपको दिखाई गई है सेंट पॉल की, जो आपका जर्मन में आपको दिखाई देगी। ये देखिए, यही वो चर्च है, देख लीजिए। ये उस समय की चर्च है जब चर्च में पहला जर्मन में 1848 में क्या हुआ था, पहली असेंबली लगाई गई थी। तो जो निर्वाचित
थे कितने बच्चों? 831 मेंबर यहां थे। देख रहे हैं? और ये देखिए, ये तो कुछ लोग हैं जो आपका सिटिंग में है, ये भी सिटिंग में, लेकिन यहाँ कुछ लोग, यहाँ कुछ आपकी महिलाएं खड़ी हुई हैं। देख लीजिए, देखा आपने? ये पहली संसद हुई थी, देख लिया? चलिए, अब यहां भी देखिए, ये सब आपकी महिलाएं वो आपका बैठी हुई हैं जो इसमें आपका भाग ले रही थी। अब क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि हालांकि रूढ़िवादी ताकतों ने 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाबी हुई। कह रहे हैं जो 1848 में जो आपके रूढ़िवादी जो ताकतें थी, उन्होंने क्या कर दिया, उदारवादियों का जो आंदोलन था उसको दबा पाने में अपनी कामयाबी हासिल कर ली, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाए। आप कह रहे जो आपका पुराना सिस्टम बना हुआ था उसको भी आपका बहाल नहीं कर पाए, और जो नया सिस्टम आपका लागू होना था वो क्रांतिकारियों को उन्होंने दाब दिया, तो वो व्यवस्था भी नहीं चली। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियासतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। अब देखिए, जो भी वहां छोटे मोटे आपके राजा थे जो अपना काम कर रहे थे, उन सबको ये चीजें साफ हो गई थी, खास करके आपके राजाओं को, कि अगर तुम्हें यहाँ शासन करना है तो उदारवादी राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारी हैं उन्हें अपनी रियासतें, मतलब जो उनका क्षेत्र है, उनको देकर इस क्रांति और दमन को आपका समाप्त कर देना चाहिए। केवल सिंगल आपका यही रास्ता है। अतः 1848 के बाद वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप में निरंकुश राजशाही ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले शुरू हो चुके थे। कह रहे कि अब वो काम आपका करने जा रहे हैं, वो परिवर्तन लाने जा रहे हैं जो यूरोप में सबसे पहले 1815 में आपका शुरू हो चुका है। और ये कहाँ खड़े हैं? आज भी 1848 और आपके 50 के दौर में खड़े हैं। ठीक इस प्रकार हेम्बर्सबर्ग अनाधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासतत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। अब पहले कुछ लोग आपका भूदास होते थे जो आपका भूमि पर ही काम करते थे, जबरन उनको पकड़कर आपका मजदूर बनाया जाता था और केवल उन्हें कृषि पर ही काम करना होता था। कुछ आपका बंधुआ मजदूर थे जिनको बिना आपके वेतन के अपने घरों में काम कराया जाता था, अपने खेतों में, अपने घरों में, और उनको कोई उसके बदले में कोई वेतन वगैरह नहीं मिलता था। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैगरों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हो गया। अब इससे क्या होता है कि जो और राज्य हैं और छोटे छोटे आपके शासक हैं, उनका रास्ता आपका साफ होना शुरू हो गया। तो इस तरह से उदारवादियों का जो आपका समय था, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे आपका 3 नंबर यूनिट में हमने इसको पढ़ा है कि क्या थे उदारवादी और कैसे इन्होंने अपने काम को प्रारंभ किया है। थोड़ा सा इसको अब मैं आपको पीछे थोड़ा सा कुछ मैप दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग। आप एक बार इस थोड़ा सा मैप को अच्छे से देखिए और गौर करिए, फिर मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं। देख लिया आप लोगों ने? देखिए, फ्रांस को देखिए, स्विट्जरलैंड को देखिए, देखिए इसको, देखिए
देख लिया। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा गौर करने वाली बात क्या है, ये है फ्रांस और ये है पोलैंड, क्लियर है, और ये है फ्रांस और ये है स्विट्जरलैंड, ये है ऑस्ट्रिया, ये है हंगरी। तो जर्मन कहाँ है? जर्मन कहाँ है? तो जर्मन राज्य की स्थापना होनी है अभी, इसको हम लोग आपका पढ़ने जा रहे हैं। ये रूमी आपका साम्राज्य है जो आपका खास करके रूस में रहेगा, ये हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्लियर है। और देखिए, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको इनको ध्यान रखना है। और हमने एक साम्राज्य पढ़ा था, ओटोमन साम्राज्य, जो हम तुर्की में देख रहे थे, क्लियर है। ओटोमन साम्राज्य की बात हुई कि नहीं हुई थी, क्लियर है, ध्यान रखना। और ओटोमन साम्राज्य को कब समाप्त कर दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, यानी कि 1914 से और 1918 के बीच जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो आपका मित्र राष्ट्रों ने क्या किया था कि ओटोमन साम्राज्य को आपका नष्ट कर दिया था। ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है, ध्यान रखेंगे आप इसका। चलिए, ये मैप में आपको दिखाने जा रहा हूं। अब थोड़ा सा हम लोग आपका जर्मन के विषय में पढ़ेंगे, आपका जर्मनी के विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे। देखिए, इटली और जर्मन का निर्माण, किसका, कि इटली और जर्मन कैसे बना है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, ऐसा कोई बच्चा है जो आपका माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ना चाहता हो? कौन सा स्कूल है नीचे वाला? चलिए, ऐसा कोई स्कूल है, ऐसा कोई बच्चा जो आपका माइक लेकर आपका चैप्टर नंबर 4 जो हमारी यूनिट्स है इसको पढ़ना चाहेगा? है कोई बच्चा किसी भी स्कूल से? चलिए, है कोई बच्चा? क्लियर है, चलिए ध्यान दीजिए। तो हम बात करेंगे 4 यूनिट है जर्मन और इटली का निर्माण, कि जर्मन और इटली आपका बना कैसे हैं। यूरोप के ही आज बहुत समृद्ध आपका देश है, आपका टेक्नोलॉजी में और कॉटन इंडस्ट्री में और खास करके ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विश्व आपका विख्याति प्राप्त है इन्हें, क्लियर है। आइए हमको इनके विषय में थोड़ा पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहले इसमें है 4.1 हम लोग देख रहे हैं, जर्मन क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। कह रहे जो आपका जर्मनी है क्या आपका सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, इसके विषय में देखते हैं। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति की अलग गांव होने लगे थे। राज्य की सत्ता को बढ़ने और यूरोप, कौन सा यूरोप बच्चों, सारे यूरोप की बात हो रहे हैं। यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादियों की भावना का इस्तेमाल किया है। कह रहे जो आपका रूढ़िवादी लोग हैं उन्होंने हमेशा क्या किया है, जो राष्ट्रवादी भावना थी, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनकी भावनाओं का इस्तेमाल किया है। इससे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है कि जिससे जर्मन और इटली का एकीकरण होकर राष्ट्र राज्य बने। ऐसा कौन सा एकीकरण हुआ जिससे कि 2 देश निकले यूरोप में, एक था आपका जर्मन और एक था इटली, ठीक। जैसा आपने देखा है कि राष्ट्रीय भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्यक्त थी। किसमें थी, मध्यम वर्ग में। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले आपका परिवर्तन का दौर आपका मध्यम वर्ग ही एक्सेप्ट करता है। कोई भी चीज आपका बदलाव हो, हमेशा मध्यम वर्ग उसकी शुरुआत करता है। उन्होंने 1948 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। और आपने देखा है कि एक निर्वाचित संसद की उन्होंने घोषणा की, जिसका इमेज हम लोगों ने आपका देखा था, जो सेंट पॉल आपकी चर्च में जो आपका असेंबली हो रही थी वो जर्मन की ही थी, क्लियर है। उन्होंने क्या किया था, एक ऐसा प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण के उदारवादी पहल
राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर उसे आपका दबा दिया। अब जो आपके राजा थे और जो फौज वो आपके ताकतवर थी, जिनके पास आपका पावर थी, उन्होंने क्या कर दिया, इस राष्ट्रीय असेंबली जो आपकी बनी थी जर्मन को, उसको दबा दिया। उनका फ्रांस के बड़े भूस्वामियों ने भी आपका समर्थन किया। इसके पश्चात फ्रांस ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व भी संभाला। और आपने फ्रांस का क्षेत्र भी देखा है कि फ्रांस कहाँ था, इसलिए मैंने गोल कर आपको वहां बनाकर दिखाया था। ठीक, उनका प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मक इस प्रक्रिया का जनक था। अब ध्यान रखना कौन थे इस सारी प्रक्रिया के जनक, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक, जिसने फ्रांस की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में फ्रांस को जीत लिया। अब कैसे हुआ कि 3 युद्ध होते हैं आपका फ्रांस के लिए। कौन कौन लड़ते हैं, एक ऑस्ट्रिया लड़ता है, डेनमार्क लड़ता है और फ्रांस लड़ता है। किसके लिए, फ्रांस को अपने कब्जे में करने के लिए। और आखिरकार कौन जीत जाते हैं, आपको ध्यान रखना है यही। ठीक, एकीकरण की प्रक्रिया आपका पूरी हुई जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में फ्रांस के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब देखिए फाइनली क्या हुआ कि आपको बच्चों एक आपकी सबमिट होती है आपका वर्साय में और एक आपका समारोह हुआ। उस समारोह में क्या हो गया कि जो आपके फ्रांस के जो आपके राजा थे, उन फ्रांस के राजा को नाम था विलियम फर्स्ट, यानी कि विलियम प्रथम को क्या कर दिया, जर्मनी का आपका सम्राट घोषित कर दिया। आप देखते हैं कि जर्मन में अभी चांसलर होते हैं। क्या होते हैं, चांसलर। जैसे हमारे यहाँ आपका प्रेसिडेंशियल है, वहां क्या है, आपका चांसलर होते हैं। ठीक, 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्य के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री ओटो वान बिस्मार्क समेत फ्रांस के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर में हुई। सभा में फ्रांस के काइजर विलियम प्रथम ने नेतृत्व में जर्मनी साम्राज्य की घोषणा की। और क्या हो गया, एक उन्होंने अपनी जर्मन साम्राज्य की उन्होंने अपनी घोषणा कर दी। अब देखिए ये उसी का एक इमेज है, एक उसी का पहलू है जो हमको इसमें दिखाई दे रहा है। क्लियर है, देखा आपने, चलिए देख लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, जर्मन में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने फ्रांस राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया था कि जर्मन जो आपका राज्य बना था, जो राष्ट्र बना था, जो आपका नेशन बना था, ने फ्रांस राज्य की शक्ति का जो आपका प्रभुत्व था वो उसको दर्शाया कि हमारे पास पावर कितनी है, हम आपके प्रभुत्व हैं। बच्चों प्रभुत्व का मतलब है कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, हम सेल्फ अपने आप में क्या है, डिसीजन मेकर हैं। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्याय व्यवस्था को आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया। कह रहे जो हमारी मुद्रा है, जो हमारी करेंसी है, जो हमारा आपका बैंकिंग सिस्टम होगा, जो कानून होगा, जो हमारी न्याय व्यवस्था होगी, वो सब किस पर आपका बेस पर होगी, आधुनिकीकरण पर। यानी कि उन्होंने रूढ़िवादी चीजों को स्थापित करने से उन्होंने ना कर दिया था। क्लियर है, ये हमको ध्यान रखना है। और फ्रांस द्वारा उठाए गए कदम, उसकी कार्रवाई बाकी जर्मन के लिए अक्सर एक मॉडल बन गई। और जो जिस तरह की एक्टिविटी या आपकी कार्रवाई जो आपके जर्मन ने की थी, इस जर्मन की कार्रवाई आपका क्या बन गई, फ्रांस की जो थी एक्टिविटी जो थी और लोगों के लिए आपका आधार और आपका मॉडल बन गई। तो फिलहाल आज हमने जर्मन के विषय में पढ़ा कि जर्मन में कैसे आपके क्रांतिकारी युग हुए, कैसे क्या चीजें हुई, कैसे उन्होंने अपनी सेंट्रल असेंबली को बनाया, वहां के लोगों ने किस तरह से आपका
लड़े लोग और फाइनली कैसे उनको एक राष्ट्र राज्य मिला। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।